आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। पिछले कुछ समय से अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन अभी जो हालिया कल परसों की अगर बात करें तो यह अंजुमन का जो मदरसा है उसको लेकर के सुर्खियों में है। बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। दबंग डॉक्टर और फर्जी सेक्रेटरी और तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। कोर्ट के हवाले से भी चीज़ें आई हैं और डीओ के हवाले से भी चीज़ें आई हैं। तो ये क्या कुछ मामला है, ये हम आपको आज के इस शो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी बिहार के सबसे मजबूत इदारों में से एक इदारा है और इस ज़िले के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सभी की इसमें ज़बरदस्त आस्था है और सबकी रहनुमाई के लेकर के ये अंजुमन काम करती है। तो अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी को बिहार के सबसे मजबूत इदारों में से एक इदारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इदारा जो है 1918 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तब से इस इदारे के ज़रिए बहुत तरह के कार्यों को अंजाम दिया गया है। ख़ास तौर से आपदा हो, चाहे किसी तरह की समाज के अंदर बुराइयां हो या विपत्ति हो, हर मौके पे अंजुमन एक रहनुमाई पेश करता है, यानी कि एक तरीक़ा और एक तरह से तमाम चीज़ों पे नज़र रखता है और चीज़ों को अंजाम देता है। तो ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि 100 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुके हैं। और अंजुमन का जो प्रोसीजर है, इसमें जो कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और इसका जो क्या कुछ खाका है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन जो कंट्रोवर्सी हाल के दिनों में चल रही है अंजुमन को लेकर के, तो वो किस वजह से है वो भी हम आपको बताएंगे और क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज तमाम मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं। चलिए सबसे पहले उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ अजीज़ हैं, अंजुमन के मेंबर और मदरसा अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी, जिन पर कई सारे इल्ज़ामात जो है अभी हाल के दिनों में लगाए गए हैं। तो इनसे तमाम जो सवाल फैलाए गए हैं उस पर भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट तैयब साहब हैं। तैयब साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के मौजूदा। और इसके अलावा हमारे साथ सैयद मोहम्मद हसन नदवी साहब हैं, जो सुबह कजाया के काजी हैं और अंजुमन में काफ़ी जो है इनकी भूमिका है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड की चर्चा की शुरुआत हम करें और डॉक्टर परवेज़ साहब और जो सेक्रेटरी मौजूदा हैं, इनसे भी तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे जो मदरसा अंजुमन इस्लामिया को लेकर के चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी क्या है, कैसे फंक्शन करता है और क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं इसकी। हसन नदवी साहब, आपसे इस मौजू पर हम जानना चाहेंगे कि मोतिहारी का जो एक बिहार का एक मजबूत इदारा इसको कहा जाता है, अंजुमन इस्लामिया है क्या मोतिहारी, और क्या क्या जिम्मेदारियां और किन क्षेत्रों में कार्य करती है? मोतिहारी अंजुमन इस्लामिया तमाम मुसलमानों का एक इत्तेहाद है, एक पिक्चर है, और यहाँ से मुसलमानों की रहनुमाई होती है कि वो किस तरह से मुल्क के अंदर पीसफुल माहौल बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पीसफुल टाइप से गुजार सकते हैं। ये एक ख़ास हमारी तरफ से कोशिश रहती है, और उनके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। किसी की शादी है, किसी की बीमारी है, तो इसमें हम माली इमदाद करते हैं, माल रुपए से उनकी मदद करते हैं, शादी ब्याह में करते हैं। कोई मुसीबत आ गई, कोई आपदा आ गया, बीमारी फैल गई, कोरोना हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें हम सैलाब आ गया, तो उसमें भी हम लोगों को इमदादी सामान पहुंचाते हैं, खाने पीने का सामान पहुंचाते हैं, कपड़ा लता इस तरह की चीज़ें पहुंचाते हैं। रमज़ान आ रहा है, उन लोगों के पास सामान नहीं होता है, जो गरीब लोग हैं उनके घरों में हम पहुंचाते हैं। तो ये तो एक जनरल रफ़ाही काम है, फलाही काम है, इमदादी काम है, ये अंजुमन करता है। दूसरा ये कि
वक्तन फ़वक्तन जो मुल्क में कंट्रोवर्सी पैदा होता है, जो एटमॉस्फेयर और हारमनी को डैमेज करता है, उसमें भी अंजुमन मुसलमानों को लीड करता है कि आप पीसफुल रहें, आप पॉजिटिव रहें, आप हमेशा खैर का काम करें, लोगों के साथ बेहतर सलूक करें, अगर कुछ बर्दाश्त करना पड़े तो बर्दाश्त करें। अंजुमन के अंदर कई शोबे हैं, कई सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है शोबे क़ज़ाया। शोबे क़ज़ाया में जो लोग बरसों कोर्ट में अपना केस लड़ते हैं, फैसला नहीं हो पाता है, रिश्वत और ये वो सूद चलता है, तो उसमें वो थक जाते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं। और हम यहाँ किसी को अंजुमन तनख्वाह नहीं देती है, काजी को तनख्वाह नहीं देती है, जो भी ज़्यादा सेक्शन का कन्वीनर है उसको तनख्वाह नहीं मिलती है, तैयब साहब सेक्रेटरी यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती है, परवेज साहब को तनख्वाह नहीं मिलती है। हम लोग अपनी तरफ से काम करते हैं और ये जो भी अदालत में या हमारी अदालत में जो लोग भी आते हैं उनका फ़ैसला उनके सबूत के ऊपर, जो उनके कागजात को देख करके हम 1 महीने में निपटा देते हैं। और हमारा ये तरीक़ा होता है कि हम उसको कन्विंस करते हैं कि भाई सच्चाई इसके साथ है, जो इंसाफ होता है वही हम करते हैं, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ क्यों ना हो। इसी तरह से यहाँ पर तो यहाँ सोर्स पैरवी भी नहीं है, कोई पैसे का मामला भी नहीं है और लोगों को इससे बड़ी राहत है, बहुत से लोगों को। अच्छा, उसके अलावा जो शहर के अंदर इमाम हैं मस्जिदों में और मुअज्जिन हैं, अंजुमन उनकी तनख्वाह देती है और जितने कब्रिस्तान हैं उनको मेंटेन करते हैं और अंजुमन का जो ज़मीन जायदाद है उसको मेंटेन करते हैं। और जो मदरसा है जिसमें गरीब बच्चे हैं, लावारिस हैं, माँ बाप नहीं हैं, यतीम हैं, उनके लिए मदरसा 100 साल से कायम है। यानी अंजुमन से पहले मदरसा कायम किया गया था, उसका 7 साला जश्न हो चुका है। तो वहाँ आज भी बहुत सारे बच्चे हैं और वो अंजुमन ही उनको पहले सब कुछ बेयर करता था। अब सरकार ने उनको तनख्वाह देना शुरू कर दिया है, सरकार से मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो मदरसा बोर्ड टीचर्स को तनख्वाह देती है। लेकिन टीचर जो बच्चे हैं वहाँ उनका लालन पालन जितना है वो सब अंजुमन बर्दाश्त करता है, अंजुमन। और अंजुमन का अपना जो इनकम है वो अंजुमन की जो प्रॉपर्टी है उससे आती है, और जो चर्म होता है, जो कुर्बानी होती है, उसके चमड़े लोग लाते हैं उससे होती है। और रमज़ान में जो सदका खैरात ज़कात निकालते हैं वो आता है, उससे होती है। ये अंजुमन का फ़ंड है, बाकी और कुछ नहीं है, कहीं से कोई फ़ौरन से या इधर उधर से कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। तो पब्लिक का इदारा है और पब्लिक की खिदमत हम करते हैं और हमारे प्लान्स भी हैं और भी प्लान हैं। मदरसा भी है, वहाँ पर स्कूल भी है, गर्ल्स स्कूल भी है हनुमानगढ़ी में, जो लड़कियों की, गरीब लड़कियों के लिए है वो तालीम, एजुकेशन दीनी भी है और स्कूल भी है, स्कूल से भी एफिलिएटेड है। तो ये एजुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं और लोगों के हालत सुधारने के ऊपर भी हम काम करते हैं। तो ये इदारा बहुत पुराना है और सारे मुसलमान जुड़े हुए हैं इससे। इसमें जो मेंबर्स होते हैं या जो इसके पदाधिकारी होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है और किस तरह से वो लोग काम करते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 72 इलाका है यहाँ पर, तो इलेक्शन का जब वक्त आता है तो एक इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता है जनरल बॉडी से, जो रनिंग जो गवर्नमेंट होती है उसमें जनरल बॉडी चुनती है और इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके सपोर्टर्स होते हैं। फिर उस इलाके में जा कर के मस्जिद में तमाम लोगों को डेट फिक्स रहता है, तमाम लोग वहाँ आते हैं जितने मुसलमान हैं, और वहाँ के इलाके के कैंडिडेट जो होते हैं वो उनको नॉमिनेट किया जाता है और ये कैंडिडेट है और उनको वोटिंग होती है और उस वोटिंग में जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही उस इलाके का मेंबर होता है। और फिर मेंबर यहाँ आता है, 72 मेंबर आते हैं, उसके बाद 72 मेंबर, फिर 89 मेंबर हैं इस वक्त। तो 89 मेंबर जब यहाँ आते हैं चुन के, तो वो सदर का चुनाव करते हैं, वो भी इलेक्शन सिस्टम है, वो भी सेक्रेटरी का चुनाव करते हैं और ट्रेजरर वगैरह की चुनाव करते हैं। और फिर सदर, सेक्रेटरी, दूसरे जो सेक्शंस हैं
उसमें ये देखते हैं कि कौन मेंबर किस लायक है और क्या कैपेसिटी है, उन पर एतमाद रहता है तमाम मेंबर का, वो अपनी तरफ से वो सिलेक्ट करते हैं। और इस तरह से सारे मेंबर जो है जितने ओहदे हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, हर क्षेत्र में, हर सेक्शन में, हर इलाके में। तो ये जो तरीक़ा है अंजुमन के मेंबर्स का चुनाव करना, और मेंबर्स जब चुन के आते हैं तो यहाँ से जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव, इस तरह के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनका चुनाव किया जाता है, और ये इसके बाद फिर एक सेक्शन वाइज जो अंजुमन की प्रॉपर्टी है या जो चीज़ें इसके सेक्शन में आते हैं उन सब के जिम्मेदारान का चुनाव होता है। ये कितने वर्षों पे होता है ये 3 साल पर, हर 3 साल पर। और ये बता दूं मैं आपको कि अंजुमन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका दस्तूर अमल है, उसी के तहत, उसी के मुताबिक ये सारी कार्रवाई होती है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये तरीक़ा है और ये अलग अलग सेक्शन के जो जिम्मेदार हैं उनका चुनाव होता है। डॉक्टर परवेज़ अजीज़ साहब भी उसी के तहत आते हैं? हाँ, परवेज़ अजीज़ साहब अंजुमन के मेंबर हैं और फिर मदरसे में वो सेक्रेटरी हैं, उनका भी चुनाव वो वहीं पर अंजुमन मदरसे के जो कमेटी है उसने उनका चुनाव किया है। मदरसे की कमेटी ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के जो सचिव हैं डॉक्टर परवेज़ अजीज़ साहब, इनका चुनाव किया है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जब अभी के तारीख में जो सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ तथाकथित पत्रकारों के माध्यम से ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि अंजुमन के मदरसा के सचिव खुद को घोषित किए हैं, तो डॉक्टर परवेज़ अजीज़ ने खुद को सचिव घोषित नहीं किया है, बल्कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है ये चीज़ें संपन्न हुई है। अब दूसरे सवाल जो अभी हाल के दिनों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उस पर मैं डॉक्टर परवेज़ अजीज़ साहब से इनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक दबंग डॉक्टर के रूप में आप पेश हो रहे हैं और आपको लेकर के बहुत तरह की बातें चल रही हैं। मदरसे में जो शिक्षक की बहाली या प्रिंसिपल की जो बहाली है उसको लेकर के पूरा मामला है क्या, क्यों ऐसा कहा जा रहा है आपके खिलाफ, और आप इस मुद्दे को किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने कम से कम इस मुद्दे पे तफसीली एक डिस्कशन किया कि हम लोग अपनी सही बात आपके ज़रिए आवाम के बीच में रख सकें और जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो भी ख़त्म हो और इदारे की साख बची रहे, जिससे उस इदारे के साथ साथ हम लोग की भी, एक डॉक्टर हूँ मैं, इसके साथ ये खिदमत का मौका मुझे दिया गया कि आप मदरसा को लीड कीजिए, जिसके सदर ये सैयद इफ्तिखार साहब हैं, जिसके मेंबर प्रोफेसर नसीम साहब हैं, तैयब साहब हैं। इस तरह 9 आदमी की कमेटी है जो यहाँ से चुनी जाती है अंजुमन से। अब तब उसमें एक चुनाव होता है जिसमें सेक्रेटरी और सदर का चुनाव होता है। तो मैं सेक्रेटरी हुआ, इफ्तिखार साहब सदर हुए, फिर इसका कंफर्मेशन मदरसा बोर्ड करता है और मदरसा बोर्ड जब कंफर्म कर देता है तब हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी ये, उसको फिर वो अपने उस प्रोसेस पे कंफर्म करेगा। जो सीट फुल हुआ, उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क़य्यूम अंसारी साहब का कि उनके वजह से इस मदरसे का अपग्रेडेशन हुआ और जितनी भी सीटें जो कमी थी प्रॉपर प्रक्रिया में भर दी गई। और उसके बाद अभी जो कंट्रोवर्सी है मेन, उसके बाद एक दौर शुरू हुआ कि मदरसे को टेक्निकल नॉलेज जो वहाँ पे हमारे पास ये है, क्या नाम है, कंप्यूटर से है, स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हुनर तो रहे ही, तरबियती प्रोग्राम रखा जाए। स्पोर्ट्स में वहाँ पे जिम है, स्पोर्ट्स में विनय जी ने दिया एक लोग उसमें डोनेट करते रहते हैं। ये जो दौड़ने वाला जो उसको बोलते हैं जिम, ट्रेडमिल दिया हुआ है। टेकेंडो की ये रहती है, खाना जो है बेस्ट क्वालिटी का खाना दिया जाता है, सब ड्रेस में रहते हैं और सब ड्रेस जो है किसी को भी अंजुमन या डोनेशन हम लोग लेकर उसको फराहम करते हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि 2 शिक्षक हैं जो मदरसा को, एक खुद को प्रिंसिपल के पद पे हैं और दूसरा एक सहायक शिक्षक के पद पे हैं। ये लोग जो है धरना पे भी बैठे हैं और ये वहाँ जाने की, ज्वाइन करने के लेकर के ये कहा, वहाँ पे मदरसा में गए, लेकिन वहाँ से ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा गेट पे ताला लगा दिया गया, उन लोगों को भगा दिया गया।
ये शिक्षक कौन है और कैसे अपना दावा कर रहे हैं, और आप उन शिक्षकों को किस रूप में देख रहे हैं? जिस दिन ये दावा कर रहे हैं कि मैंने मिस हैंडल किया या उन्होंने क्या किया, उसके एक दिन पहले ये प्रिंसिपल के पास गए थे कुछ पत्रकारों के साथ और ज्वाइनिंग के बारे में अपना उन्होंने दावा रखा। प्रिंसिपल साहब ने अपने तरफ से अपना जो उसका डिफेंस लिया कि भाई आप कागज़ लाइए कि किस एंगल से हम आपको छोड़ें, मैंने हम कैसे हट जाएं और आप क्या ऑर्डर है। उन्होंने कहा कि ना मैं ऑर्डर दूंगा और न कहीं डीओ की तरफ से या उसके जो नीचे पदाधिकारी लोग हैं, हम चूँकि दिल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये समाज सेवा के तौर पे ये काम करते हैं, उतने इंट्रिक्विटी नहीं जानते हैं, जैसे लीगल ये ज़्यादा जानते हैं, हम दिल के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। उस हैसियत से हुआ कि भाई आप जो है जो भी मतलब उसका प्रक्रिया है, तो ये एक सूचना उनको प्रिंसिपल जो अभी हैं उनको कम से कम डीओ के जो भी पदाधिकारी की तरफ से आनी चाहिए थे, जो नहीं है अभी तक नहीं है। और उन लोग भी हैं जो उनसे हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि भाई आप कागज़ दिखाइए, तो बोले कागज़ भी हम नहीं दिखाएंगे, हमको है ऑर्डर। सोशल मीडिया में वो पेपर दिखाया जा रहा है जिसको हम लोग ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, तो उस दिन वो लोग चले गए। उस दिन वो पेपर उन्होंने आप मदरसा प्रिंसिपल को नहीं सबमिट किया जी ना, और मेरी भी बात नहीं हुई, दूसरे जानिब से वो लाया गया। हाँ, प्रिंसिपल ने कहा, आखिर उनका दावा क्या है, मतलब किस आधार पे वो कह रहे हैं? उन्होंने, मैं रूटीन जो मेरा होता है कि फूड के बारे में बिल साइन करते हैं, चेक करते हैं, बच्चों का खाने का रहने का, मैं पहुंचा हुआ था, तो पता चला कुछ पत्रकारों के मैं आया हूँ, तो उन्होंने मेरा पक्ष भी लिया। तो मैंने वही कहा कि भाई ये प्रिंसिपल साहब का मामला है, उनका मामला है, हमारे हिसाब से तो टीचर है ही नहीं लोग। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई स्टेटस को मेंटेन्ड है हाई कोर्ट से और हमको कोई ऐसा ये नहीं है, इसलिए अभी जब आप ये ऑर्डर लाइएगा तब आप ज्वाइन कीजिएगा, तब तक आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। और शैक्षणिक माहौल को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि मैं यहाँ बैठूंगा और आप कुर्सी छोड़ दीजिए। एडवोकेट तैयब साहब जो अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सेक्रेटरी भी हैं, तकनीकी पहलुओं पे ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे और सीधे हम इनसे जानते हैं। सर, ये जो दो शिक्षक को लेकर के बात चल रही है कि जो है ये दावा कर रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया मदरसा के जो है ये प्रिंसिपल हैं, और ये इनका दावा आपकी नज़र में क्या है, किस तरह का दावा है और क्यों आप लोग जो है उनको मदरसे में एंट्री नहीं दे रहे हैं? देखिए, दो टीचर जो है अभी हैं, पहले मौलाना मोहम्मद अरशद और मुफ्ती रियाज साहब। मौलाना मोहम्मद अरशद जो है उनको ये सदर मुदर्रिस के पद पर बहाल किया, ये मदरसा कमेटी ने उनको बहाल किया। उस वक्त के सेक्रेटरी थे जनाब अब्दुल वहाब साहब, और मेंबर वगैरह में और थे, डॉक्टर परवेज़ वगैरह भी मेंबर थे मदरसा कमेटी के। तो इन्हीं लोगों की कोशिश से वो दोनों आदमी की बहाली हुई, और बहाली होने के बाद में ये तो क्योंकि फैयाजुद्दीन जो अभी प्रिंसिपल हैं ये बहुत सीनियर था, उनको नहीं कर वो इनको मोहम्मद अरशद आलम को कर दिया गया, बहाली कर दिया गया। तो वो लोग करते रहे, लेकिन जब वो लोग का काम मदरसा और अंजुमन के ख़िलाफ़ होने लगा तो अंजुमन इस्लामिया और मदरसा कमेटी ने उनको लेटर दिया कि आप लोग इस तरह का गलत हरकत कर रहे हैं जिससे मदरसा की बदनामी हो रही है, अंजुमन की बदनामी हो रही है। तो वो मौलाना अरशद वो लोग माफ़ी मांगे, तो फिर सस्पेंड किया गया, माफ़ी मांगे तो फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया। फिर उन लोगों का हरकत वैसे ही रहा, उसके बाद में ये लेटर दिया गया मदरसा बोर्ड को पटना। तो मदरसा बोर्ड बोला कि ठीक है, उन लोगों की इस तरह हरकत है तो आप लोग कमेटी में मीटिंग में पास कर भेजिए। तो मदरसा कमेटी की 3-4 बार बैठक हुई, बैठक में उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड कर मदरसा बोर्ड को भेज दिया गया। वहाँ मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो मदरसा अंजुमन इस्लामिया मदरसा है उसके ये पहले शिक्षक रह चुके हैं, और इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की
जिसकी वजह से इनको सस्पेंड किया गया। तो अब ये फिर किस बेसिस पे दावा कर रहे हैं? सस्पेंड किया गया, फिर उसको भेज दिया गया मदरसा बोर्ड को, वहाँ से भी हो गया सस्पेंशन। मगर इन लोगों का फिर हुआ कि इन लोगों को भेज दिया जाए, तो इन लोगों का म्यूचुअल कंसेंट से जो वहाँ के मौलाना अरशद जो है सदर मुदर्रिस, इनको भेज दिया गया पहाड़पुर मदरसा में, और मुफ्ती रियाज साहब को सुगौली मदरसा में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो लोग रिलीफ हो गए, यहाँ से रिलीव हो गए। उसके बाद में फिर भी वो लोग वहाँ ज्वाइन नहीं किए, तब फिर हरकत उन लोगों का वैसे ही कि वैसे ही रहा। तो फिर कमेटी बैठी, कमेटी बैठने के बाद में फिर सारा कागजात वगैरह मुआयना किया गया, तो पता चला कि अरशद जो सदर मुदर्रिस थे वो अपना जो तस्दीकनामा दिए थे 10 बरस का, वो फेक है। तो हर जगह उस पीरियड में उन्होंने 4 जगह काम किया, और काम करने के बाद में और सिर्फ उन्होंने तस्दीकनामा में शो किया है ये जयसिंहपुर मदरसा का तस्दीकनामा उन्होंने लाया, वहाँ से तस्दीक किया गया। तो हाई कोर्ट में पेंडिंग मैटर रहा, हाई कोर्ट ने जो मांगा उनसे जयसिंहपुर मदरसा से, तो वहाँ अपीयर नहीं हुए, तो 25,000 फाइन भी किया उस मदरसा को जी। उसके बाद फिर जब देखा गया तो उस बुनियाद पर, और फिर उन लोगों का जिस तरह हंगामा करना उन लोगों की खासियत है, तो वो करते रहे। तो फिर कमेटी बैठी, कमेटी ने पास किया कि इन लोगों को डिसमिस का रखते हुए और इसको भेज दिया जाए मदरसा बोर्ड को। तो कमेटी ने उन लोगों को डिसमिस कर दिया और उसको जो है मदरसा बोर्ड को भेज दिया गया, वहाँ से भी कन्फर्म हो पा गया। उसके बाद में ये लोग चले गए पदाधिकार में, पदाधिकार में चले गए, जाने के बाद में तो वहाँ से वो 20-12 में परहैप्स वो का उन्होंने पदाधिकार से ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया कि नहीं ये लोग शिक्षक हैं, ये कमेटी जो है, ये कमेटी जो है मदरसा कमेटी, उसको नहीं माना वो। और जो टीचर नया को बहाल किया गया था, टीचर भी बहाल, जो जगह खाली हुआ तो उस टीचर को इश्तहार दिया गया, मदरसा बोर्ड से परमिशन लिया गया, इश्तहार दिया गया, इश्तहार के मुताबिक डेट फिक्स किया गया पेपर में, उसके मुताबिक सब आए जितने भी खाली जगह था। तो प्रिंसिपल को जो है उनको प्रमोट कर फैयाजुद्दीन साहब को सदर मुदर्रिस बना दिया गया, और जो उसके टीचर सब को जो है बहाल कर दिया गया। बहाली कर कोई सीट नहीं बचा, तो वहाँ से ऑप्टेन वो लोग जो ये दिसंबर 2022 को ऑप्टेन कर लिया। ऑप्टेन करने के बाद में वो उसी बेसिस पर मदरसा बोर्ड से, चूँकि पहले के चेयरमैन नहीं थे, तो अब ये लेटर भिजवा दिया यहाँ पर डीओ के पास, और डीओ साहब इन लोगों को बहाल कराने के लिए बहुत पेश रहे। तो जो प्राधिकार का जो आदेश हुआ दिसंबर 2022 में, उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले फैयाजुद्दीन साहब जो अभी प्रेजेंट प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्रिमिनल CWJC 788-23 फाइल किया, CWJC ना 28 फाइल किया फैयाजुद्दीन साहब ने स्टेट के अगेंस्ट में। ये आपको दोनों माने टीचर के फैयाजुद्दीन के अरशद, मौलाना अरशद के अगेंस्ट में, डीओ के अगेंस्ट में, ये सेक्रेटरी मदरसा परवेज साहब के अगेंस्ट में, डीएम के अगेंस्ट में, सब पार्टी बनाते हुए उन्होंने केस किया। तो फर्स्ट हियरिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 3/2 को उनका हियरिंग करने के बाद में एटेस्टस को मेंटेन कर दिया कि नहीं ये प्रिंसिपल है। अब वो हो गया है 3/2 को। उसके बाद में परवेज साहब की जानिब से भी एक 4 ऑर्डर के ख़िलाफ़ एक रिट फाइल किया गया, जिसका रिट पिटीशन नंबर है 1976-23। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हियरिंग किया, और 17/2/2023 को इस
ऑब्जर्वेशन के साथ उन्होंने डिसमिस किया कि आप कंपोजिट ऑर्डर के खिलाफ आप आ गए हैं, जो फर्दर आना चाहिए, आप फर्दर फाइल कीजिए। फिर डॉक्टर परवेज ने उसके खिलाफ जो है वो फिर उन्होंने फाइल किया। फाइल करने के बाद में 24/2/23 को फाइल किया, जिसका ये EC नंबर BRHCO 1 20/5/60/23 है। डॉक्टर परवेज अजीज ने ये किया, जो वहाँ पर सब जुडिस है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उसके अलावे 500 CWJC नंबर 558/23, ये 2 टीचर जिसको प्राधिकार ने उन लोगों को जो ख़त्म कर दिया, ये लोग 858/23 रिट फाइल किया है, वो भी एडमिट हो गया है। और फिर उसके बाद में 3 टीचर जिनका पेमेंट DO रोक दिए हैं, तो वो लोग भी CWJC 1858/23 ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल किए हैं, जो पेंडिंग है, सब जुडिस है जी, सब ये पेंडिंग है। अब मैटर ये है कि ये जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ये सदर मुदर्रिस फैयाजुद्दीन के द्वारा फाइल किया गया CWJC 788/23 में स्टेटस को मेंटेन कर दिया, तो उसको ये दोनों टीचर नहीं दिखा रहे हैं। और इसकी सारी कॉपी DO को, DM को, DDC को और DO को तो बहुत पहले दे दिया जा चुका है, मदरसा बोर्ड को भी भेज दिया गया है। फिर उसके बावजूद भी ये DO जो है 13/3/2023 को जो है आदेश निकाल दिए कि इन लोगों को बहाल कर दिया जाए। DDC से आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या कहना है उनका इस पूरे मसले को लेकर के? आप लोगों की क्या बात हुई? उन लोग बात आज हम लोग मिले हैं उनसे, तो वो DDC साहब की बात उन्होंने किया है कि आज हम लोग DO साहब को बुलाए हैं, SDO साहब भी बैठे हुए थे कि आज हम लोग इस मामला पर मीटिंग कर रहे हैं। काजी साहब, ये जो मामला है ये तो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, DO साहब को जब ये पता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर इशू कर दिया है, तो उसके बावजूद उन्होंने जो लेटर इशू किया है इनको अपॉइंट करने के लिए, रिज्वाइनिंग के लिए दोनों टीचर को, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये ओवरटेक किया है हाई कोर्ट के ऑर्डर को। तो फिर अब इस मामले में आप अंजुमन जो है वो क्या चाहता है, और अभी जो है क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, अंजुमन तो ये चाहता है कि जैसा कि हमने DC को भी ये अंडरस्टैंडिंग दिया है कि अंजुमन ये चाहता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, कोई आदमी मुदाखलत न करे मदरसे के अंदर, कोई इंटरफेरेंस न करे, कोई बवाल न करे, न्यूसेंस क्रिएट न करे। इन लोगों को रोका जाए, ये जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं इन लोगों को रोका जाए। तो DDC ने ये कहा है कि हमने DO को कॉल किया है और कहा है कि दोनों ऑर्डर लेकर के आइए और फिर हम उसको देख करके ये फैसला करेंगे और निपटा देंगे इसको। तो कुल मिलाकर के जो बातें सामने आ रही हैं कि वो खुल करके अब सबके समक्ष हैं कि जो चीज़ें चलाई जा रही थी या जो सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ तथाकथित पत्रकारों द्वारा जो बातें लिखी जा रही थी वो आधी अधूरी थी। अब ये जा कर के हकीकत सामने है कि क्योंकि इस पर लेटेस्ट ऑर्डर है हाई कोर्ट का, और इसमें कई लोग भी इसमें शामिल हैं जो कुछ चीज़ें हिडन रख करके बातों को फैला रहे थे। तो इसको लेकर के आज अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और उसमें तमाम जो ज़िले भर के पत्रकार थे वो सब शामिल हुए और उन सबको एविडेंस दिया और तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि क्यों इस तरह के सिचुएशन क्रिएट हुए। तो डॉक्टर साहब, आप दबंग नहीं बल्कि अपने हक पर निकले। ये तो आप लोग जज कीजिएगा, यू आर द बेस्ट जज। लेकिन उसमें यह है कि DO साहब को कम से कम 15 से 20 रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं उस पर डाटा बता दूं कि एक जैसे चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री ने
जो दिया गया कि 5 आदमी, उसमें 3 आदमी ऐसे हैं जिसको कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, उसका पेमेंट नहीं देना 1-1.5 साल से मोटा मोटी, और 2 और हैं 5 का पेमेंट को रोकना, ये पेमेंट मिलता रहता, उतना देर डिले करना, इंक्वायरी नहीं करना, एक हम लोग के पक्ष का एक तरफा दे देना। फिर उसके बाद जो भी चिट्ठी आई है, वो जो माननीय मुख्यमंत्री की चिट्ठी डीएम के थ्रू इंडोर्स्ड होकर भी डीओ साहब के पास है, ही इज नॉट टेकिंग द एक्शन। शालिनी मिश्रा जी माननीय एमएलए हैं, उनके थ्रू मेरा रिप्रेजेंटेशन हुआ टू द डीएम, डीएम ने मेरे सामने उनको इंडोर्स किया कि भाई आप इसका डिसीजन लीजिए, नहीं तो हमको बताइए। जब डीओ साहब से फिर पूछा गया कि भाई इस पे क्या किए, तो बोले कि अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है। इस तरह इस मामले को इतना दिन तक लंबित रखा गया कि एक वैसे भी रोष है जो 5 टीचर जिनको इतने दिन से भूखे रखा हुआ है, अब रमजान भी आने जा रहा है, वो पढ़ा भी रहे हैं, तो इससे समझ में आता है, और इतना जल्दी उस इश्यू को नहीं सॉल्व करना, और एक अच्छा खासा मदरसा जिसमें जो लोग पहुंचते हैं तो लगता है कितना अच्छा माहौल है, उसमें फिर ऐसे से मजबूत लोग जो शांति व्यवस्था, इसकी हार्मोनी को मेंटेन करने, गवर्नमेंट के इसको हम लोग मजबूत करने में लगे रहते हैं, उसको डिस्टर्ब करना ही माना जाएगा। अदरवाइज इतनी जल्दी क्या थी कि उन लोग का पेमेंट नहीं करते हुए, और इसमें इतनी बेचैनी क्या थी कि जिसमें पूरा मदरसा ठीक से चल रहा है, और जब न नोटिस माने जो उन्होंने दिया है वो भी जमा नहीं किया जा रहा है। सबसे कमाल की बात यह है कि जो भी ऑर्डर हुआ है ये लोग अभी तक प्रिंसिपल को नहीं सबमिट किए हैं, और जो वो लोग हैं वो भी लेने से इनकार करें, कह रहे बस ज्वाइन करा दीजिए। इस लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है, और हम अपील करेंगे डीओ साहब से कि एजुकेशन के बेटर इसमें उन लोगों का पेमेंट करिए, जो 5 आदमी का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने ये किया है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हर लेवल पे हुआ है। सेक्रेटरी लेवल से भी चिट्ठी आती है, उसको रख लेते हैं, सेक्रेटरी लेवल से भी चिट्ठी आई हुई है। जब सेक्रेटरी लेवल से 2 आदमी को इंडोर्स किया जाता है, दोनों को कह दिया जाता है कि अभी डीओ साहब का इशारा है, नहीं करेंगे माने इंक्वायरी, जो जावेद साहब और एक ये साहब साहब। तो ये साबित करता है, मेरी अपील है डीओ साहब से कि ये एक यतीम और गरीब लोगों का इदारा है, और हम लोग इसमें बिना पैसा तो करते ही हैं। अभी जितने देर हम बैठ के कई घंटे हम लोग जो कई दिन से मेहनत कर रहे हैं, वो सवाब के चक्कर में कर रहे हैं, और उन बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है मजबूत लोगों की, ये उसमें मदद करें। और दबंग की जहाँ तक बात है, वो तो दिल का डॉक्टर तो दिल के डॉक्टर दबंग नहीं हो सकते। इस मामले में प्रशासन से भी थोड़ी सी, जो डीओ हैं उनकी जानिब से भी थोड़ी सी चूक मालूम पड़ती है, जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से, क्योंकि उन्हें तमाम चीज़ों का अवलोकन करना चाहिए और तब जा कर के किसी तरह का आदेश देना चाहिए। बहरहाल डीओ और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका क्या पक्ष है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो मामला है ये समझ में आ रही है वही चीज़ें कि कुछ चीज़ें जो टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, और मामला हाईकोर्ट में है, और कुछ जो चीज़ें हैं वो उसको लेकर के जो बात सामने आ रही है वो दिग्भ्रमित करके और तमाम चीज़ों को या एक दूसरे को डार्क में रख करके चीज़ें पेश की गई हैं, जिसकी वजह से ये तमाम कंट्रोवर्सी पैदा हुई, ऐसा मालूम पड़ता है। तो बाकी जो संबंधित पक्ष हैं उनका क्या कहना है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले कुछ समय से जो एक सोशल इदारा है, जो सामाजिक इदारा है, और मुस्लिम समाज का एक मजबूत इदारा अंजुमन जिसे कहा जाता है, इसको लेकर के बहुत तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, और इसको एक तरह से डैमेज करने की कोशिशें हो रही हैं कुछ मानसिकता वाले लोगों के द्वारा।